Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the 13th session of Energy Resource Management and Utilization. अभी हम रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ रहे हैं और ये उसका सेशन 3 है जिसमें हम सोलर एनर्जी पे फोकस करेंगे और सोलर एनर्जी में हम लोग टेक्निकल साइड से आहिस्ता आहिस्ता इसकी कमर्शियल साइड पे जाएंगे और अगले सेशन में हम इसकी मैनेजमेंट साइड को देखेंगे। इसमें हमारे पास 4 टॉपिक हैं बेसिकली। पहले हम सोलर रेडिएशन को देखेंगे, यानी सूरज की रोशनी जो ज़मीन पे आती है तो उसके क्या मुख्तलिफ उसमें एनर्जी की डिटेल्स क्या होती हैं और उसको टैप करने के क्या तरीके हो सकते हैं। फिर हम उन टेक्नोलॉजीज़ को देखेंगे जिनके थ्रू इस वक्त सोलर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है या ट्रेंड्स क्या हैं। फिर हम जो पीवी फोटोवोल्टेइक सेल्स होते हैं, जो सोलर सेल्स जिनको हम कहते हैं, या पैनल्स जो हमारे घरों पे या इंडस्ट्री में लगे होते हैं, उसकी साइंस को देखेंगे और फाइनली हम उस सेल के डिज़ाइन साइड को देखेंगे। तो सबसे पहले सोलर रेडिएशन को देखते हैं। ये जो आपको अपने सामने तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें सूरज से कितनी रेडिएशन आ रही है, फिर वो किस तरह मुख्तलिफ जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और ज़मीन कितना एब्जॉर्ब कर रही है, ये आपको येलो रंग में नज़र आ रहा है। तो इसको अगर आप देखें तो ये सारे यूनिट्स जो हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर में हैं। तो 340 वॉट पर मीटर स्क्वायर सूरज से आ रहा होता है। ये 10 ईयर्स का डेटा है। तो 340 सूरज से आ रहा होता है, जिसमें से 163 ज़मीन एब्जॉर्ब करती है और बाकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है और कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है एटमॉस्फेयर में। इसके साथ साथ फिर जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, ये वो हीट है जो ज़मीन से रेडिएट हो रही होती है, क्योंकि ज़मीन की अपनी कोर गर्म है अंदर, तो उसकी अपनी हीट होती है। वो वापस रेडिएट कर रही होती है एटमॉस्फेयर में and ऊपर जा रही होती है वो। तो इसमें से इसकी आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। और फिर जगह जगह पे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से उसके अलावा भी बैक रिफ्लेक्शन होती है, तो रेडिएशंस वापस आती हैं, तो 340 वापस आ जाता है। इसी तरह थर्मल कंडक्शंस होती हैं, लेटेंट हीट राइट साइड पे बनी हुई, जिसको आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है कि ये पिछले 10 साल में क्या हो रहा है कि 0.6 वॉट पर मीटर स्क्वायर नेट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जो आप लोग मुख्तलिफ आजकल मीडिया में देखते होंगे कि हमारे हम कहते हैं कि ज़मीन पे गर्मी बढ़ रही है, तो वो ये वाला फैक्टर है। वरना हिस्टोरिकली ऐसा है कि ज़मीन ग्रेजुअली कूल डाउन होती रही है अपने बनने के बाद से, और वो एक फिर ऐसा एक वक्त आया जब ज़मीन इतनी उसका टेम्परेचर हो गया कि उस पर लाइफ फिर शुरू हो गई। तो अभी लोग जो ज़्यादा वरिड हैं, जो हमें कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट पर तवज्जो दें, उसकी वजह ये है कि अब नेट एब्जॉर्प्शन शुरू हो गई है ज़मीन, यानी ओवरऑल इट इज़ हीटिंग अप, कोर हीट अप हो रही है, ज़ाहिर है पूरी की पूरी ज़मीन हीट अप हो रही है। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि हम मुख्तलिफ ऐसे स्टेप्स लें जिसकी वजह से इसको रिवर्स किया जा सके। अच्छा जी, जो सोलर रेडिएशन आती है ज़मीन की तरफ, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो गैमा रेज से लेके यानी ये अ, सबसे हाई एनर्जी वाली रेज होती हैं गैमा रेज, उनसे लेके रेडियो वेव्स तक जाता है जो सबसे लो एनर्जी वाली वेव्स होती हैं। और इसके बीच में एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है जो हमें नज़र आता है, जो कि वायलेट से लेके रेड तक होता है, डीप वायलेट से डीप रेड तक होता है। तो अगर आप इस तस्वीर को देखें तो ऊपर आप देखना शुरू करें तो सबसे पहले वेवलेंथ बनी हुई है। पहले बहुत कम वेवलेंथ की रेज हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होती है उसमें एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। फिर नीचे आप देखें तो उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन है, उसकी वेवलेंथ का साइज भी दिया हुआ है, यानी नैनोमीटर्स में ये लिखा हुआ है सारा, और आखिर में हम मीटर्स तक जा रहे हैं, 100 मीटर तक होती है रेडियो वेव्स। उसके नीचे आप देखें तो एक बहुत छोटा सा अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के दरमियान एक बहुत छोटा सा स्पेक्ट्रम है, जो विजिबल लाइट होती है, जो हमारी आंखों को नज़र आती है। तकरीबन 250 से तकरीबन 700 से 750 तक ये हमें नज़र आती है, नैनोमीटर वाली लाइट। अब इस में सूरज की रोशनी कहाँ पे है? ये तकरीबन यूवी से यूवी के एक पार्ट
फिर तकरीबन सारे का सारा विजिबल, और फिर इंफ्रारेड का थोड़ा सा पार्ट होता है। तो इसकी अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये 250 से लेके 250 नैनोमीटर से लेके तकरीबन 2500 नैनोमीटर तक जो वेवलेंथ होती है वो सूरज की रेडिएशन से आ रही होती है। यानी इसका ताल्लुक कुछ भी नहीं है विजिबल से, लेकिन उसके साथ खाली हम कंपेयर कर रहे हैं। 5% तकरीबन यूवी में होती है, 43% विजिबल लाइट होती है, और 52% नियर इंफ्रारेड, यानी इंफ्रारेड का वो वाला पार्ट जो कि विजिबल के करीब है। जो ये जो सूरज की रेडिएशन हमें आ रही है, इसमें जो अर्थ सरफेस पे जितनी पहुंचती है वो तकरीबन सारी की सारी विजिबल ही होती है। इसका यूवी पार्ट और इसका नियर इंफ्रारेड पार्ट जो है वो इन्वायरमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है या कहीं एब्जॉर्ब हो जाता है। सोलर इंसुलेशन क्या चीज़ है? ये इंसुलेशन वर्ड जो है ये इंसुलेशन से डिफरेंट है। जो यू से लिखा जाता है, ये इंसोलेशन, इसका मतलब होता है कि सूरज की कितनी रोशनी एक पर्टिकुलर जगह पे पर यूनिट टाइम हमें मिल रही है, इंसोलेशन। नॉर्मली जब हम अपनी छतों पे लगवाने के लिए स्टडी करते हैं सोलर पैनल्स को, तो वहाँ पे ये टर्म यूज़ होती है कि किस एंगल से कितनी इंसोलेशन मिल रही है। अगर हम फॉर एग्जांपल आपकी एंगुलर छत है, तो मैं वेस्ट साइड पे मुझे कितनी इंसोलेशन मिल रही है पर ईयर, और ईस्ट साइड पे कितनी मिल रही है, तो वहाँ पे उसको मेजर करते हैं हम इन इस इंसुलेशन के लेवल्स को या रेडिएशन के लेवल्स को। अब ऑन एवरेज पूरी दुनिया में हर जगह सन पूरे साल की एवरेज करें तो 12 घंटे मिलता है। कहीं पे ऐसा होता है कि 6 महीने मिलता है, 6 महीने नहीं मिलता, तो वो 12 घंटे एवरेज हो जाती है। इसी तरह हमारे जैसे इलाके हैं जिनमें तकरीबन 12 घंटे गर्मियों में रोज़ ही मिल रहा होता है, 12 से कुछ ज़्यादा, और सर्दियों में थोड़ा सा कम हो जाता है। अब जो सोलर एनर्जी आपको रिसीव होती है पर सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। यानी जिस तरह हम किलोवाट आवर जो टर्म यूज़ करते थे एनर्जी के लिए, तो ऊपर कितनी एनर्जी हमें मीटर स्क्वायर पर डे, 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी ज़्यादा एनर्जी पर डे मिलती है। और एक और टर्म हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इरेडियंस, IRRADIANC, इरेडियंस पर मीटर स्क्वायर। यानी इसमें टाइम का फैक्टर नहीं है, पर मीटर स्क्वायर आपको कितनी एनर्जी मिल रही है, इसको हम इरेडियंस कहते हैं। तो इन अ वे रेडियंस जो है वो जिस तरह हम पावर और एनर्जी में फ़र्क कर रहे थे पहले जब हम जनरली ऑल्टरनेट एनर्जी को पढ़ रहे थे, तो उसी तरह रेडियंस और इंसुलेशन में भी वही फ़र्क है कि रेडियंस जो है वो इंस्टेंटेनियस मेजर है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम का मेजर है। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको जो चीज़ नज़र आ रही है उसका मेजर है। यानी उसमें टाइम का फैक्टर नहीं है किसी एक वक्त पे भी, यानी एनी टाइम, एक सेक उस कितनी एनर्जी है वहाँ पे, उसको हम रेडियंस कहते हैं, यानी पावर उसकी। और अगर उसको ये मेजर करें कि एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में कितनी मिलेगी, नॉर्मली पर डे हो सकता है या कोई और भी टाइम हो सकता है, उसको हम इंसोलेशन कहेंगे। अच्छा जी, सोलर इंसोलेशन जो है ये वेरी करती है, जाहिर है। ऑन एवरेज तो हमने कह दिया कि 12 घंटे है, लेकिन साल में, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम्स में हम देखें तो वो वेरी करती है बहुत से फैक्टर की वजह से। सबसे पहला फैक्टर टाइम ऑफ द डे है। टाइम ऑफ द डे का मतलब कि ज़ाहिर है रात को आपको नहीं मिलेगी और दिन को मिलेगी, और दिन में भी कुछ जगहों पे दिन लेट शुरू होता है, कुछ जगहों पे जल्दी शुरू होता है, इस तरह ख़त्म होने का भी लेट या जल्दी टाइम होते हैं। तो सबसे पहले टाइम ऑफ द डे बड़ा फैक्टर होता है फिर इंसुलेशन का। फिर सीज़न एक बड़ा फैक्टर होता है। सर्दियों में तकरीबन हर जगह पे ही कम सूरज मिलता है। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि कम सूरज के मुख्तलिफ मतलब हो सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि इंसिडेंट लाइट यानी डायरेक्ट सन की लाइट हमें कितनी मिलती है। तो जब सर्दियाँ होती हैं तो उसमें बेसिकली जिस जगह पे आप होते हैं वो सूरज से थोड़ी सी दूर हो जाती है, तो वो आपको फिर डायरेक्ट आपके ऊपर पड़ने की बजाय एंगल से सूरज पड़ रहा होता है, तो फिर वो आपको कम इंसुलेशन मिल रही होती है।
अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं राइट साइड पे नीचे, इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप जून को देखें, तो जून वाले बार के दो पार्ट्स हैं। एक डायरेक्ट इरेडिएशन है जो येलो कलर में दिखाई गई है, और एक डिफ्यूज इरेडिएशन है जो कि ग्रेश से कलर में दिखाई गई है। इसमें फ़र्क ये होता है कि जो बिल्कुल क्लियर विदाउट क्लाउड्स, विदाउट पोल्यूशन दिन और सीधी लाइट आपको मिल रही है, उसको हम डायरेक्ट इरेडिएशन कहते हैं। और जब आपको बड़े एंगल पे और क्लाउड से या डस्ट वगैरह से या किसी भी पोल्यूशन से गुजर के आपको लाइट मिल रही है, उसको डिफ्यूज लाइट कहते हैं। फिर तीसरा फैक्टर लैटिट्यूड है, यानी आप इक्वेटर और पोल्स के दरमियान, या इक्वेटर पे हैं या पोल के हैं या उसके दरमियान में कहीं ट्रॉपिकल एरियाज में हैं। तो जितना आप इक्वेटर के करीब होंगे, उतना आपके और सूरज के दरमियान फासला कम होगा, तो उतनी आपको फोकस्ड सन की रेज मिलेंगी और इंसोलेशन ज़्यादा होगी। और जितना आप इक्वेटर से दूर होंगे, उतना आपके और सूरज में फासला ज़्यादा होगा, और उतना आपको कम इंसोलेशन मिलेगी। फिर टेरेन, ऑब्वियसली अगर आप एक पहाड़ के नीचे रह रहे हैं, और तो वो पहाड़ जो है, या सूरज चढ़ते हुए या सूरज गुरूब होते हुए बहुत सारा टाइम आपको सूरज आपके ऊपर नहीं आएगा, तो आपकी इंसोलेशन कम हो जाएगी। फिर ऑब्वियसली क्लाउड्स होंगे तो सूरज आपको नहीं मिलेगा। फिर वाटर वेपर अगर होगा तो वो आप एब्जॉर्ब कर लेगा सूरज की एनर्जी, और जितना ज़्यादा होगा मे बी आपको उतनी ही कम इरेडिएशन या इरेडियंस या इंसुलेशन मिलेगी। फिर अल्टीट्यूड से भी फर्क पड़ता है। जब आप किसी पहाड़ की चोटी पे रह रहे हैं तो आप सूरज के ज़्यादा करीब हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इंसुलेशन मिलेगी। इसी तरह डस्ट और पोल्यूशन एक फैक्टर है जो कि इंसुलेशन को फ़र्क डालता है। जितनी ज़्यादा डस्ट या पोल्यूशन होगी, उतनी इंसुलेशन कम होगी। ये मैप्स हैं इरेडियंस के। तो इरेडियंस इंस्टेंटेनियस मेजर है, यानी ये साल की मैं बात नहीं कर रहा कि किसी एक भी पर्टिकुलर टाइम पे आपको, पहले दुनिया के मैप को देख ले राइट साइड पे जो है, तो आपको आपको नज़र आएगा कि जो इक्वेटर के करीब जगह हैं वो उनमें इरेडियंस ज़्यादा है। तकरीबन 2500 किलोवाट आवर तक है। और जो बहुत दूर जगह हैं वहाँ पे 1000 के करीब है। अब आप पाकिस्तान पे आ जाएं अगर, तो अ, हमारे पास जो बलूचिस्तान का एरिया है उसमें रेडियंस सबसे ज़्यादा है, 2000 की रेंज में है। और जो हमारा बाकी पाकिस्तान का एरिया है वो भी हाई है, लेकिन 1500 से ऑलमोस्ट सारे का सारा मुल्क ही ऊपर है, एक्सेप्ट एक्सट्रीम नॉर्दर्न एरियाज। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने जहन में रखनी है कि अ, सूरज से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं, सोलर एनर्जी, वो सूरज की रोशनी की वजह से होता है, वो सूरज की हीट की वजह से नहीं होता। यानी हमें रोशनी चाहिए, बेशक वो गर्म मौसम हो या ठंडा मौसम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्वियसली एक्सट्रीम्स से फर्क पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म मौसम हो जाएगा, तो फिर आपके सोलर पैनल्स जो हैं वो उनकी एफिशिएंसी बहुत गिर जाती है। इसी तरह अगर बहुत ठंडा मौसम हो जाएगा, नॉर्मली 15 डिग्री से नीचे पे, तो एफिशिएंसी अगेन कम हो जाती है। उसकी वजह आपके पैनल की कंस्ट्रक्शन या उसकी सर्किटरी होती है, क्योंकि वो हीट अप होते रहते हैं गर्मी से और कूल डाउन होते रहते हैं जितना मौसम कम हो जाता है। तो आइडियल जितना टेम्परेचर कम हो जाता है, तो आइडियल जो टेम्परेचर है किसी भी सोलर पैनल से एनर्जी लेने का, वो 77 फ़ारेनहाइट, या कह लें तकरीबन हमारे स्केल पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसी तरह जब आप किसी ब्रांडेड कंपनी से ख़रीदते हैं, तो वो आपको ये सारे रेंजेस बताते हैं। तो ज़्यादातर अच्छे जो पैनल्स होते हैं वो आपको कहते हैं कि 15 से 35 के दरमियान इसको, इससे आपको ऑप्टिमम एफिशिएंसी मिलेगी इसकी। वैसे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाते हैं, यानी आप 25 किसी दिन इन्वायरमेंट पे 25 डिग्री है और वो मुसलसल एब्जॉर्ब कर रहा है आपका पैनल, तो पैनल इटसेल्फ जो है वो 50-55 से ऊपर चला जाता है, कभी कभी बहुत गर्म हो जाता है। लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की, कि वो कितना होना चाहिए। वैसे सेफ रहते हैं ये, 60 डिग्री तक भी सेफ रहते हैं, यानी इन्वायरमेंट अगर 60 हो जाए फिर भी ये जलते वगैरह नहीं है, लेकिन इनकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। तो द पॉइंट इज के अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आपको, और आप, तो इसका ये मतलब नहीं है कि
आप बहुत अच्छी बिजली हासिल कर सकेंगे सोलर पैनल से। इनफैक्ट उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। इसी तरह ऑपोजिट भी है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे डायरेक्ट वर्सेस डिफ्यूज सोलर रेडिएशन की, तो इस तस्वीर को अगर आप देखें तो जो आपकी डायरेक्ट सनलाइट है, वो डायरेक्ट का मतलब है कि वो एक तो एंगल तकरीबन सर के ऊपर है आपका सूरज, और दूसरा ये कि उसके रास्ते में कोई हिंड्रेंस नहीं है। जो आपकी डिफ्यूज या स्कैटर्ड रेडिएशन होती है वो इसका मतलब है कि आपके और सूरज में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप वो जो रोशनी है उसको जिस एयर मास से गुजरना पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा, यानी ट्वाइस आप देखें 60 डिग्री का एंगल हो तो ट्वाइस डस्ट या जो भी है उसके अंदर से गुजरना पड़ रहा है। और ऑब्वियसली फिर बीच में अगर क्लाउड्स आ गए, वाटर वेपर्स आ गई, इवन ओजोन लेयर वो बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, तो फिर आपको इनडायरेक्ट जो रेडिएशन मिलती है उसको हम डिफ्यूज रेडिएशन कहते हैं। अब जो डायरेक्ट आपकी सनलाइट होती है उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती, उसको फोकस किया जा सकता है। यानी उसकी उसकी उसमें इतनी एनर्जी होती है कि उसको आप मुख्तलिफ एंगल से लेके किसी एक पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं। और जो सीएसपी टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनको हम थोड़ी देर में देखेंगे, कंसंट्रेटेड सोलर पावर सीएसपी, उसमें हमें डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। जो डिफ्यूज लाइट होती है या इनडायरेक्ट सोलर लाइट होती है वो स्कैटर हो जाती है मुख्तलिफ रीजंस की वजह से। यानी हो सकता है किसी चीज़ पे लग के आपके पास आ रही हो या किसी चीज़ से गुजर के आपके पास आ रही हो, इसको फोकस नहीं किया जा सकता। और ये इट वर्क्स फॉर पीवी टेक्नोलॉजी, यानी जो हमारे पास सोलर पैनल्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि सोल उन पे सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़े, वो इनडायरेक्टली भी उन पे पड़ रही हो तो वो उससे एनर्जी ले सकते हैं। अच्छा जी, ये था सोलर रेडिएशन के बारे में। अब हम सोलर टेक्नोलॉजीज को देखते हैं। सोलर टेक्नोलॉजीज जो है वो हम हीट और बिजली हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली ये जो आपके सामने पांच लिखी हुई हैं टेक्नोलॉजीज, सो टू स्पीक, इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है पैसिव सोलर, जिसका मतलब है कि आप एक्टिवली कोशिश नहीं कर रहे एनर्जी लेने की, बल्कि कुछ ऐसे इकदामात उठा रहे हैं जिससे जो अवेलेबल है इन्वायरमेंट में एनर्जी सोलर की वही आपको अच्छी मिले। फिर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स होते हैं, जो सीधा बस आपने एक कोई मेटल प्लेट रख दी और उसको गर्म कर रहे हैं, उसको फ्लैट प्लेट कहते हैं। फिर पैराबोलिक ट्रफ सोलर पावर, आपने आजकल पंजाब में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं कुकिंग के लिए भी। एक डिश की तरह की एक जो डिश एंटेना होता है उसकी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। उसके एंगल्स ऐसे रखे जाते हैं कि जो साइड से जितने भी इंसिडेंट रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होके उसके मिडल में जाएं, तो मिडल बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है और वहाँ से आप फिर कोई भी एनर्जी का काम ले सकते हैं उससे। फिर सोलर पावर टार्स होते हैं। एक बहुत लंबा सा टार खड़ा कर दिया जाता है और उसके नीचे बहुत सारे रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं। वो सारे रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो सूरज की एनर्जी को उस टार के टॉप पे फोकस करते हैं और वहाँ से फिर कोई भी एनर्जी का काम जैसे स्टीम टरबाइन चलाना या कुछ भी लिया जा सकता है। और आखिर में है सोलर पीवी या सोलर फोटोवोल्टाइक्स, जो हम अ, आजकल बड़ा कॉमनली घरों पे और इंडस्ट्री में और इवन कम्युनिटीज़ वगैरह में बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनको एक एक करके देखते हैं। पहले पैसिव सोलर, आइडिया ये है कि आप बिल्डिंग्स को ऐसे डिज़ाइन करें कि सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके, या जहाँ गर्म इलाकों की जब बात हो तो ऐसे डिज़ाइन करें कि सोलर की हीट से बचा जा सके। तो इसके लिए लोग मुख्तलिफ काम करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी विंडोज़ जो हैं वो इक्वेटर की तरफ फेस करें। अगर आप इक्वेटर से दूर हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज आपकी तरफ आएंगी। या इसी तरह आप अगर गर्मी में रहते हैं तो आप ऑनिंग्स वगैरह या शेड्स लगा सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्टली हीट सिर्फ उस वक्त मिले जब सुबह है या शाम है, क्योंकि उस वक्त एंगल ज़्यादा होता है तो जो वो हीट आ रही होती है उसकी इंटेंसिटी कम होती है। इसी तरह दीवारें या फ्लोर्स थर्मल बनाए जाते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। दिन को चूंकि ओवरऑल गर्मी होती है तो आप गर्मी को अंदर नहीं आने देते और आपको बचाते हैं उससे, लेकिन चूंकि खुद एब्जॉर्ब कर लिया होता है तो रात को वो फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करते हैं, तो वो आपको रात को हीट मिलती है उससे। इसी तरह हीट ट्रैपिंग्स या रिफ्लेक्टिंग ग्लासेस लगाए जाते हैं मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में, और ताकि गर्मी वाले लोग गर्मी से बचें और
जो सर्दी वाली जगह पे लोग हैं वो सनलाइट को इस्तेमाल करें, उससे गर्मी हासिल करें। फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेट प्लेट होती है जिसमें एक तरफ उसके अंदर पानी या फॉर दैट मैटर किसी और ऑयल वगैरह को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप उससे उसमें लेके आते हैं पानी ठंडा, ठंडा पानी मेटल चूंकि गर्म होता है तो वो गर्म होता है और ऊपर की तरफ उठता है। तो जो आपका स्टोरेज टैंक होता है उसमें नीचे ठंडा पानी होता है, ऊपर गर्म पानी होता है, और आप गर्म पानी को फिर कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी डिज़ाइन वेरिएशंस हो सकती हैं। जैसे हमने जब हम बॉयलर के बारे में बात कर रहे थे तो एक जो हमारा ऑप्शनल लेक्चर था मिड टर्म से पहले बॉयलर्स के बारे में, उसमें हमने डिस्कशन की थी कि बॉयलर्स बहुत सी किस्म के होते हैं जहाँ पे उसके अंदर ट्यूब्स का सिस्टम भी हो सकता है, उसके अंदर कोई और सिस्टम्स भी हो सकता है। तो इसी तरह ये फ्लैट प्लेट में भी मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन के इसके डिज़ाइंस इस्तेमाल होते हैं। अगला है जी पैराबोलिक ट्रफ सोलर कलेक्टर। ये एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर सी शेप में आप इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें आइडिया ये होता है कि सूरज की जो रेज इस पे इंसिडेंट होती हैं, जो इस पे टकराती हैं आके, वो उसके मिडिल एक एक मिडिल पॉइंट पे कन्वर्ज करें। उस पॉइंट पे आप किसी फ्लूइड को रखते हैं, नॉर्मली ऐसे ऑयल को रखते हैं जो कि हीट बहुत अच्छी एब्जॉर्ब करे, और वो एब्जॉर्ब करके वो ऊपर की तरफ उठता है। उठता है तो वो किसी जगह पे जाता है और वहाँ पे आप उससे कोई काम ले सकते हैं। नॉर्मली स्टीम टरबाइंस चलाई जाती हैं और फिर वहाँ से बिजली जनरेट की जाती है। तो इसमें आप देखें कि इसका रोटेशन का एक्सेस है, ये सूरज को फॉलो करता है ताकि सुबह से शाम तक उससे एनर्जी लेता रहे। अभी आपके सामने जो एक तस्वीर बनी हुई है, प्रॉब्ली यूएस में नवाडा में लगा हुआ है ये वाला फार्म, और इसका साइज आप देखें तो आपको छोटे छोटे बीच में ह्यूमंस नजर आ रहे होंगे, तो यू विल गेट एन आइडिया कि कितना बड़ा होता है ये फार्म। नेक्स्ट है जी सोलर पार टार। इसमें आइडिया ये होता है कि आप एक बहुत सारे मिरर्स फील्ड में लगा देते हैं। अगेन उनका एंगल आप चेंज कर सकते हैं सूरज की तरफ ताकि वो देखते रहें, और उनका एंगल ऐसे रखते हैं आपके वो उन पे जो सूरज की रे आए वो रिफ्लेक्ट होके उनके सेंटर में एक टावर लगा होता है। जैसे आप नीचे वाली तस्वीर में देखें तो अगेन ये प्रोबेबली अमेरिका में ही किसी सदर्न स्टेट में ही है, शायद नवाडा में ही है ये। इसके दरमियान में एक टावर लगा हुआ है और बाकी सारी ये मिरर्स का एरे है। तो ये कंसंट्रेट करते हैं अ, सूरज की रेडिएशन को उस टावर के ऊपर, और ऑब्वियसली वो मूव करते रहते हैं सारा दिन ताकि टावर पे ही लाइट पड़ती रहे। और फिर जिस तरह पैराबोलिक ट्रफ में हम किसी फ्लूइड को हीट कर रहे थे, इसी तरह यहाँ पे फ्लूइड को हीट किया जाता है और उससे हॉट फ्लूइड से स्टीम टरबाइंस को ड्राइव किया जाता है, इनसे फिर बिजली बनती है। अब रिसेंटली रिसेंटली मतलब पिछले एक से दो दहाइयों में सीएसपी पहले तकरीबन मैच कर रही थी सोलर पीवी को 2010 11 12 तक, लेकिन अब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। और 2020 में अगर आप देखें तो जहाँ पे सीएसपी जो है वो उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तकरीबन 6500 है। तो उसको कंपेयर करें राइट साइड वाले ग्राफ से, तो सोलर पीवी की कैपेसिटी 7 लाख है, यानी इससे 100 गुना ज़्यादा। बल्कि इस तस्वीर में आप देखें तो ऊपर जो छोटा सा लाल सा आपको एक पार्ट नज़र आ रहा है वो सीएसपी है, और येलो सारे का सारा पीवी है। तो पीवी जो है वो चूँकि रीजंस अब हम आगे देखेंगे, लेकिन सस्ता भी है, ये इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट स्पेशली बहुत कम है, तो उसकी वजह से पीवी ने जो है वो आउटग्रो कर दिया है बहुत ज़्यादा सीएसपी को।
या फिर ये सोलर फोटोवोल्टाइक्स पीवी, ये जो है सूरज की रोशनी को डायरेक्टली बिजली में कन्वर्ट करता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो फोटॉन्स होते हैं सूरज की रोशनी में, जो एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, वो सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर पे लगते हैं आके, और वहाँ से वो लूज इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं, और उससे इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है। इसकी हम थोड़ी देर में मज़ीद देखते हैं सर्किट में क्या डिटेल्स होती हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं, फिर आप इनको एक इकट्ठे करके एक पैनल बनाते हैं। इनसे पैनल्स से बड़े बड़े अरेज बनते हैं, अरेज से फिर बड़े बड़े फॉर्म्स बनते हैं। तो ये आपका एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। आप तस्वीर को देखें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि सिलिकॉन की दो लेयर्स हैं, रेड और ग्रीन कलर की, और फिर उसको पीछे से एक स्ट्रक्चरल मेटेलिक बैकिंग दी हुई है। और ऊपर अगर आप देखें तो मेटल कंडक्टर स्ट्रिप्स यानी सर्किटरी है, इसकी तारें लगी हुई हैं जो बिजली को ट्रांसमिट कर रही हैं। अब इसकी साइंस को देखते हैं तो इसमें अब आप देखें राइट साइड पे जो पैनल है, इसमें नीचे पी टाइप सिलिकॉन लिखा हुआ है, ऊपर एन टाइप सिलिकॉन लिखा हुआ है, और बीच में जंक्शन बना हुआ है, यानी ये दोनों एक जगह पे मिल रहे हैं। तो जो पी टाइप, या पी का मतलब पॉजिटिव, एन का मतलब नेगेटिव, तो जो नेगेटिव साइड होती है इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, और जो पॉजिटिव साइड होती है उसका मतलब इसमें होल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स कम है। होल का मतलब होता है कि वो जो भी उसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, इट इज़ शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको इस तरह डोप किया गया है, या उसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल ऐड किया गया है कि इट इज़ नाउ लुकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर मेटल बन गया, वो मेटल या नॉन मेटल। और इसी तरह जो एन टाइप होते हैं, इसका मतलब होता है कि उनको इस तरह डोप किया गया है, या उनमें कुछ कोई ऐसा मटेरियल ऐड किया गया है कि देव गॉट एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन। जो जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, देव टेंडेंसी टू डोनेट इट। और जो शॉर्ट होता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन, वो लुकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली यही रीज़न बनती है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की। तो इसकी एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन देखें तो आपके सामने एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें सनलाइट आके पीवी सेल पे लग रही है। वो सेमीकंडक्टर से एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करती है, लूज इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको नॉक करती है। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्किट से फ्लो करता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करते हैं तो अ, वो बिजली पैदा होती है, और उससे हम कोई काम ले सकते हैं। सोलर पीवी जो होते हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स, ये जो आपके पास सोलर रेडिएशन आती है जो हमने पीछे देखा, उसका एक ख़ास पोर्शन खाली इस्तेमाल करते हैं, एक छोटा सा पोर्शन इस्तेमाल करते हैं, सारी की सारी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो इस तस्वीर को अगर आप देखें तो जो विजिबल लाइट है उस वो सब वो काफ़ी एफिशिएंट होती है, उसको काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। और इंफ्रारेड का, नियर इंफ्रारेड का एक पार्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो आप ग्रीन वाला देख रहे हैं पोर्शन इस तस्वीर में, ये वो पोर्शन है जिसको कन्वर्ट करता है आपका पीवी सेल इलेक्ट्रिसिटी में या एनर्जी में। और जो बाकी येलो और रेड वाला पोर्शन है उसको कन्वर्ट नहीं करता है। अच्छा जी, थोड़ी सी मज़ीद साइंस देखते हैं। इसमें अब देखें, तस्वीर को देखें पहले, तो आपको ऊपर एन लेयर नज़र आ रही है, यानी नेगेटिव लेयर। एन एन लेयर जो होती है इसको फॉस्फोरस से डोप किया जाता है, यानी इसमें फॉस्फोरस ऐड किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो सिलिकॉन होता है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यानी इसके पास अबंडेंस आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। और जो पी लेयर होती है, पी टाइप लेयर होती है, इसको बोरॉन से डोप किया जाता है, यानी इसके पास वैकेंसीज आ जाती हैं, होल्स आ जाते हैं। तो फिर जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होता है कि
इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं। तो सॉरी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे जब आप ये अरेंजमेंट जो देख रहे हैं, इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप फ्लो शुरू करते हैं तो यहाँ पे एक डिप्लीशन जोन बन जाता है। यानी ये बीच में एक पहली लेयर ही दूसरी लेयर को सेटिस्फाई कर देती है, और पीछे जो सारा आपके पास स्टोरेज होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो मज़ीद फ्लो नहीं होता है आगे। तो फिर वहाँ पे बहुत कम वोल्टेज एक क्रिएट होती है, 0.5 to 0.6, जो कि जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा बिजली बनाने में। तो फिर इसका ये इलाज किया जाता है कि एन लेयर और पी लेयर को एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से फ्लो होके इधर आए और एक पूरा सर्किट बन जाए। आप लोगों में से जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, वो उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन जाते कहीं नहीं है, इसी सर्कल में फ्लो करते रहते हैं, यानी ख़त्म नहीं होते इलेक्ट्रॉन। दे कीप फ्लोइंग इन दिस सर्किट, और एक दूसरे को रिप्लेनिश करते रहते हैं, और इसी फ्लो को हम करंट कहते हैं। करंट की डेफिनेशन यही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो करंट फ्लो है, वो जैसा मैंने आपको बताया, ये ऐसे हासिल किया जाता है कि आप एक्सटर्नली एन लेयर और पी लेयर को कनेक्ट कर देते हैं, और कंडक्टर से जो नॉर्मली कॉपर की वायर्स होती हैं, जो आपके सोलर पैनल्स होते हैं, उस पे आपको लाइनें नज़र आ रही होती हैं मेटेलिक ना, तो वो बेसिकली वो सर्किट होता है जो कि एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहा होता है पी लेयर को और एन लेयर को। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन देखें तो नीचे से शुरू करें तो सबसे पहले एक बैक शीट है, पीवी पॉलीविनाइल फ्लोराइड फिल्म है। कुछ भी और कुछ और भी हो सकता है। यूजुअली लोएस्ट कॉस्ट में आपको अच्छा स्ट्रक्चर मिल जाए तो अब वो चीज़ इस्तेमाल की जाती है। फिर उसके बाद मॉड्यूल इनकैप्सुलेंट, यानी वो डब्बा जिसके अंदर ये मॉड्यूल लगा हुआ है, वो भी अगेन आप सस्ती चीज़ जो कि ज़्यादा टेम्परेचर से अफेक्ट ना हो, वो इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद ट्रेसेस, यानी वो मेटल की लाइनें लगाई जाती हैं। उसके बाद आपकी दोनों लेयर्स आ जाती हैं सिलिकॉन की, एन और पी लेयर्स। उसके ऊपर फिर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की जाती है। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग इसलिए होती है कि सूरज की रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट ना हो, बल्कि एब्जॉर्ब हो। और उसके ऊपर फिर अगेन आपके कंडक्टर्स की लाइंस होती हैं, आपके सर्किट होता है। फिर इन दोनों सर्किट को आप एक साइड से जोड़ देते हैं, और फिर इसके ऊपर अगेन फिर सारा स्ट्रक्चरल पार्ट आ जाता है। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसमें जस्ट आगे मजीद जाने से पहले क्विकली आपको बता दूं कि सिलिकॉन जो है ये सिलिका से बनती है। सिलिका जो है वो ऑक्सीजन के बाद, बल्कि सिलिकॉन ही ऑक्सीजन के बाद दुनिया में सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ये हमारी जितनी रेत है, मिट्टी, ज़्यादातर मिट्टी, ये सिलिका होता है ये। तो बाय मैस ये दुनिया के क्वार्टर ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है, उसका क्वार्टर ऑफ से ज़्यादा कम, वो 1/4 से ज़्यादा मैस इसका सिलिका है, सिलिकॉन है। और बाय वॉल्यूम आधे से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हमारे पास सिलिकॉन। सिलिकॉन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती, बल्कि जैसे मैंने आपको कहा, रेत की शक्ल में अवेलेबल होती है। दो तीन चार शक्लें और भी होती हैं। और रेत जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है, SiO2। तो फिर आप इसको क्या करते हैं कि आप इसको अ, किसी ऐसे मटेरियल के साथ, ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ, नॉर्मली कोक या कोयला जो होता है, कार्बन, उसके साथ इसको हीटअप करते हैं 1500-1600 डिग्री तक। और उससे क्या होता है कि ये जो आपका कोक होता है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन ले लेता है। तो अब रिएक्शंस जो है ऑब्वियसली इटरेटिव होते हैं। नॉर्मली पहले ये होता है कि पहले एक ऑक्सीजन का एटम लेता है, SiO बना देता है उसको, यानी सिलिकॉन ऑक्साइड बना देता है, और फिर उसको अगले रिएक्शन में वो वाला ऑक्सीजन का दूसरा एटम भी ले लेता है, और उसको प्योर सिलिकॉन बना देता है, 99.99% प्योर बना देता है। अब ये जो इनगॉट्स होते हैं, यानी ये बड़े बड़े ब्लॉक्स जो होते हैं सिलिकॉन के, इनको आप एक
फिर वेफर्स में कट करते हैं, एक 160 मिलीमीटर थिक, और इनको आप बोरॉन या फास्फोरस से डोप करते हैं, यानी इससे एन या पी टाइप लेयर्स क्रिएट करते हैं। फिर इन दोनों लेयर्स को आप बॉन्ड करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर, अगेन 1410 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इनको स्टैंडर्ड साइजेस में काटा जाता है। हमारे जो सोलर सेल का इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड साइज है, वो है 6 बाई 6 इंच का। फिर इन इन सेल्स को कंबाइन करके पैनल्स बनाए जाते हैं, पैनल्स को कंबाइन करके अरेज एंड वगैरह बनाए जाते हैं। हम अगली एक लेक्चर में देखेंगे इसको। और जब आप ये इन दोनों को बॉन्ड कर देते हैं तो फिर आप इसके ऊपर ट्रेसेस ले करते हैं, यानी वो कंडक्टर मटेरियल जो बिजली को एन लेयर से पी लेयर तक लेके जाएगा और एक पूरा सर्किट क्रिएट करेगा, वो इसके ऊपर ले करते हैं। उसको ट्रेसेस कहते हैं आम जुबान में, यानी इलेक्ट्रॉन्स के चलने का रास्ता। और जब ये हो जाता है तो फिर उसके ऊपर आप इसको इनकैप्सुलेट करते हैं, नॉर्मली फ्लेक्सिबल प्लास्टिक में। और फाइनली जो है उसको रिजिड किसी चीज़ में डाल देते हैं ताकि पूरा स्ट्रक्चर बन जाए। ये जनरल बात है। आजकल टोटली फ्लेक्सिबल सेल्स भी आ रहे हैं। अब इसमें 3 किस्म के आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं। एक एक को हम कहते हैं मोनोक्रिस्टलाइन या क्रिस्टलाइन, एक को पॉलीक्रिस्टलाइन और एक को एमॉर्फस। जो मोनोक्रिस्टलाइन होता है वो एक सिंगल सिलिकॉन सेल से बना होता है। जो पॉलीक्रिस्टलाइन है वो मल्टीपल सिलिकॉन क्रिस्टल से बना होता है। और जो एमॉर्फस होता है मल्टीपल एटम से बना होता है। तो आम जुबान में ये कह लें कि जो क्रिस्टलाइन होता है वो अ, पहला कट होता है, उसमें जो अच्छे सबसे अच्छी क्वालिटी के और अच्छे साइज के क्रिस्टल्स निकलते हैं वो क्रिस्टलाइन होता है। जो मल्टीपल, जहाँ पे आपको क्रिस्टल्स इस्तेमाल करके सेल बनाना पड़े, यानी टोटे जोड़ने पड़े, वो पॉलीक्रिस्टलाइन हो जाता है। और जो बिल्कुल लोएस्ट है उसको आप एमॉर्फस कहते हैं, जिसमें सबसे छोटे साइजेस के क्रिस्टल्स एटम्स को आप कंबाइन करते हैं। तो ये जो मोनोक्रिस्टलाइन होता है, बहुत ज़्यादा हम इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये सिंगल क्रिस्टल होता है। और ये बूल बूल का मतलब होता है सिलेंड्रिकल शक्ल के इनगॉट्स। तो ये बूल्स ड्रॉ करके उसको वेफर्स में काटा जाता है। ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तकरीबन 20 से 25% इसकी एनर्जी एफिशिएंसी होती है। आप हमने एफिशिएंसी के बारे में विंटर माइन जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त हमने ये पढ़ा था कि एफिशिएंसी इस चीज़ को कहते हैं कि रेटेड पावर, जो उसके ऊपर लिखा होता है पावर, उसका कितना परसेंट ये निकाल रही है। जो पॉलीक्रिस्टलाइन होता है सेकंड टाइप, वो बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं कास्ट सिलिकॉन के, उससे उससे मेल्ट करके इनगॉट्स बनाए जाते हैं और उनको फिर वेफर्स में स्लाइस किया जाता है। इसकी जो एफिशिएंसी है वो 15 से 20 है, यानी मोनोक्रिस्टलाइन से थोड़ी कम है। और जो आखिरी है अ, जिसको हमने पीछे अमॉर्फस कहा था, या उसको हम थिन फिल्म भी कहते हैं, वो अ, इस्तेमाल होता है इस शक्ल में कि आप उसको किसी और सबस्ट्रेट के ऊपर कोट करते हैं, यानी किसी और मटेरियल के ऊपर इसको कवर करते हैं, यूजुअली वेपर डिपोजिशन करके। जो सबस्ट्रेट्स होते हैं वो ग्लास के, प्लास्टिक के, मेटल के, कोई भी हो सकते हैं। और ये थिन फिल्म इसको इसलिए कहते हैं कि इसका साइज बहुत कम होता है, वो वेपर यानी स्प्रे कर किया जाता है इसको किसी और थिन मटेरियल के ऊपर जो कि फ्लेक्सिबल होता है। तो नॉर्मली ये सिलिकॉन वेफर से 20 गुना ज़्यादा पतला होता है। तो ये जो पीवी मटेरियल्स हैं, ये हमारे पास फिर मुख्तलिफ पीवी मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपने पीछे, या मैं वापस जा रहा हूँ आपको जस्ट क्विकली दिखाने के लिए कि जब हम बात कर रहे थे मोनो एमॉर्फस की, तो ये सबसे आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि पीवी इज कंपोज्ड ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सिलिकॉन एटम्स और अदर एटम्स, यानी इसमें सिलिकॉन के अलावा भी और एटम भी इस्तेमाल होते हैं। तो गोइंग बैक, जो वो अदर एटम्स इस्तेमाल होते हैं वो अ, एक तो सिलिकॉन इटसेल्फ है, एमॉर्फस सिलिकॉन, यानी बहुत छोटे साइज के सिलिकॉन सिलिकॉन होते हैं ये।
कैडमियम टेलोराइड और कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड। और इसकी एफिशिएंसी सबसे कम होती है, 10 से 15% एनर्जी एफिशिएंसी है इसकी। ये कंपैरिजन है इन तीनों का, थिन फिल्म का, पॉलीक्रिस्टलाइन का और मोनोक्रिस्टलाइन का। तो आप इसमें मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं। अ, चूंकि मोनोक्रिस्टलाइन सबसे अच्छी एफिशिएंसी है उसकी, तो अ, वो डिफ्यूज लाइट पे भी चल जाता है, वो हाई टेम्परेचर्स पे भी चल जाता है। उसकी कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि वो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस उनकी इनमें से सबसे अच्छी है। वज़न उसका ज़्यादा होता है और रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसी तरह बाकी सारे कंपैरेटिवली फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जितना कम रिलायबल है, जिसकी कॉस्ट जितनी कम है वगैरह, तो फिर वो उतना एफिशिएंसी कम है, तो वो अकॉर्डिंगली फिर बाकी चीज़ें भी उसको मैच करती हैं। अच्छा जी, एफिशिएंसीज पे ज़रा मज़ीद बात करें तो ये जो आपको सामने ग्राफ नज़र आ रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि मुख्तलिफ सालों में आप इसका टाइटल देखें तो ये एनरल वालों से डेटा है, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लैब। ये अमेरिका की एक फंडिंग एजेंसी है बेसिकली, जो मुख्तलिफ, इनके अपने लैब्स भी हैं, लेकिन ये बेसिकली मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को पैसे देते हैं कि वो सोलर एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी को रिसर्च करें और नए मटेरियल्स, नई टेक्नोलॉजीज, नए प्रोसेसेस बताएं, जिससे सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ सबसे कम खर्च के साथ मटेरियल्स मिल सकें। तो इसमें आप देखें तो कलर वाइज है, सबसे ऊपर आप देखें तो मल्टी जंक्शन कंसंट्रेटर्स हैं, फिर क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स हैं, फिर थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज हैं, और आखिर में इमर्जिंग पीवी ऑर्गेनिक सेल्स हैं। तो ये जो हमारी थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये बहुत पहले से चल रही हैं, 1975 से। लेकिन इनकी एफिशिएंसी जो है वो 20% तक नहीं पहुंची है, अभी भी नहीं पहुंची है। जो आपके ब्लू वाले हैं क्रिस्टलाइन सेल्स, इनको अगर आप देखें तो ये 25% तक इनकी एफिशिएंसी पहुंच गई है। ये भी पुराने 80s से चल रहे हैं। इसी तरह ये आप मल्टी जंक्शन कॉन्सेंट्रेट्स को देखें तो ये सिलिकॉन बेस्ड नहीं है, और इनकी एफिशिएंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन इनके और चैलेंजेस हैं कॉस्ट वगैरह की, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम नहीं हो रहे। और आखिर में जो रेड वाला है उसको देखें, इमर्जिंग पीवी या ऑर्गेनिक सेल्स। ऑर्गेनिक, आप लोगों को याद होगा मैट्रिक सेकेंड ईयर की स्टडीज से, कि जो कार्बन और उससे उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो ये सेल्स जो हैं ये बेसिकली सिलिकॉन बेस्ड नहीं है, बल्कि कार्बन बेस्ड होते हैं। और इनकी फ़िलहाल एफिशिएंसी काफ़ी कम है। अभी ये तस्वीर शायद थोड़ी सी पुरानी है, क्योंकि अभी इसकी एफिशिएंसी तकरीबन 12% तक रिपोर्ट हो गई है ऑर्गेनिक सेल्स की। लेकिन ओबियसली 12% बहुत कम है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि चूँकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल से है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। और एक और ख़ास बात कि हमारे पास जो सिलिकॉन बेस्ड फोटोवोल्टाइक्स हैं, उनके दरमियान हमें डिप्लीशन जोन का प्रॉब्लम आता है ना, तो हमें एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक सेल्स हैं, इनमें ये प्रॉब्लम नहीं आता, और इनमें डायरेक्टली कंडक्शन होती है, तो हमें सर्किट नहीं लगाना पड़ता, आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को टैप कर सकते हैं। इस पर रिसर्च हो रही है, लेकिन ये भी अभी मेन स्ट्रीम नहीं हुए। तो दैट इज़ इट जी। क्वेश्चन आंसर सेशन में इंशाल्लाह संडे पे इससे बात करेंगे।